Good morning, dear students. As you all know that we were studying the first chapter of accountancy, that is meaning and objective of accounting. And in today's video, we are going to study the limitations and the advantages of accounting. So starting with the advantages of accounting, the first advantage is helpful in management of business. In our previous video, we have studied about management, that it is a process of getting things done with the help of others. It is having a numerous of functions like planning, organizing, staffing, directing, controlling. So management helps in the following areas: in planning, in decision making, and in controlling. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यानी जब आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें आपको नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। उनमें से एक है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर, यानी आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं प्रेजेंट में आप डिसाइड कर लेते हैं। तो जो अकाउंटिंग डेटा होता है वो आपको हेल्प करता है इस चीज़ में, ये डिटरमाइन करने में कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, विद द डेटा कलेक्टेड यू कैन ईजिली असेस वेदर द सेल्स आर राइजिंग और वेदर द सेल्स आर डिक्लाइनिंग, यानी करंट पीरियड में जो सेल है वो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है। अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस को प्लान कर सकते हैं। देन आती है बात इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग अकाउंटिंग जो होती है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। For example, management has to take a decision related with सेटिंग ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी आपने एक कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस कमोडिटी को जो प्रोड्यूस आप कर रहे हैं तो उसका आपको एक सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि वेदर टू इंक्रीज इट, डिक्रीज इट या क्या। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो अकाउंटिंग डेटा होता है वो हेल्प करता है, बिकॉज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आप ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं या उसके प्राइस को सेट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्राइस इस कमोडिटी का होना चाहिए। देन इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन क्यों हो रहा होता है? कंपैरिजन जो होता है दैट इज बिकॉज यू वांट टू असेस द डाइवर्जन इन योर प्लानिंग, यानी आपने जो भी प्लानिंग करी थी उसमें अगर कोई डाइवर्जन आए हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस तो वो कैसे आए हैं, किस बेसिस पे आए हैं, वो सारी चीज़ें जो होती है कंट्रोलिंग के थ्रू आपको पता चलती हैं। इसका एक सिंपल से एग्जाम इन केस ऑफ अकाउंटिंग कि व्हेन यू विल बी रिकॉर्डिंग द डेटा, आप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, देन यू विल बी इजीली बी एबल टू नो कि ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है या कहीं पे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाती हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। Second advantage is it provides complete and systematic records. As we all know that in case of a business firm, there are large number of transactions taking place on daily basis. होता क्या है कि एक बिजनेस फर्म में एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। आप हर ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड अकाउंटिंग। इसलिए हमें अकाउंटिंग चाहिए होती है, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे, यानी हर ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, सो दैट इन केस ऑफ नीड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकें, देख सकें, एसेस कर सकें, एनालाइज कर सकें। तो वो सारी चीज़ें या ये एडवांटेज जो आपको अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। नाउ द थर्ड एडवांटेज इज it provides about profit and loss, information about profit and loss. As we all know, and we have studied in our previous video regarding the objectives of accounting, so we have studied that main objective of accounting is to assess the profit and loss of a business firm. Whether a firm is running in a profit or in a loss, it is to be calculated at the end of the year. यानी हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था इससे पहले कि अकाउंटिंग का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है दैट इट वांट्स टू असेस द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस, यानी आपका जो बिजनेस चल रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज बिकॉज डिफरेंट पार्टीज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने बात करी थी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की एंड कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट वॉच दैट वीडियो और इस चैप्टर को समझें, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ रहे हैं।
सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस. आई होप ये आपको आ गया होगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. So fourth advantage is information about financial position. It is just like P&L. Profit and loss में हमने P&L के बारे में पढ़ा था last time कि that for assessing the profit and loss we have to prepare profit and loss account. And in case when we want to know about the financial position of a firm, we have to prepare balance sheet. तो ये आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करता है कि आपके नेट डेटर्स क्या हैं, क्रेडिटर्स क्या हैं, आपकी फर्म की एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है थ्रू अकाउंटिंग व्हेन यू प्रिपेयर बैलेंस शीट. देन फिफ्थ एडवांटेज इज हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी. कंपैरेटिव स्टडी मीन्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग डेटा ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑल टुगेदर. तो अब आपने अकाउंटिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट करा है, आपने उस डेटा को एनालाइज करा, प्रोसेस करा, सब कुछ करके आपने रिकॉर्ड किया हुआ है. यू आर हैविंग अ प्रॉपर डेटा ऑफ डिफरेंट ईयर्स. Now, with the help of that data which you have collected or which you have accounted, you can easily compare with the year, with the data of the year with which you desire to compare it. यानी आप उस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया उसे आप कंपेयर कर सकते हैं with any year and you can find out the differences. For example, मेरी फर्म को लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, इस बार लॉस हुआ, तो मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ. या मुझे प्रॉफिट भी अगर हुआ है तो भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि लास्ट ईयर प्रॉफिट का जो रेट था वो क्या था, इस बार प्रॉफिट का रेट क्या है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. वो सारी चीज़ें आप कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू कर सकते हैं. डिटेल में कंपैरेटिव स्टडी जो है वो क्लास 12th में है, तो यू विल बी स्टडिंग इट इन क्लास 12th, जहाँ पर पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा इससे रिलेटेड आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. तो कंपैरेटिव स्टडी सिंपली मीन्स कि आप डेटा को कंपेयर कर रहे हैं एंड इट इज़ बिकॉज कि आपने उसको रिकॉर्ड किया है. Now, sixth point is helps in assessment of tax liabilities. As we all know that a firm has to pay taxes in form of GST or corporation taxes. So, as situation may when you have recorded each and every transaction related with GST and other taxes in a proper manner, then it helps you in determining your tax liabilities. यानी कि अगर आपने सारे ट्रांजेक्शन अच्छे से रिकॉर्ड करे हैं तो फाइनली जो टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल जीएसटी या फिर कॉर्पोरेशन टैक्सेस या कोई किसी भी टाइप का टैक्स हो, तो उन टैक्सेस के थ्रू आप इजीली ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड बाय द फर्म इन फॉर्म ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट. आप क्या अमाउंट पे करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी आप ऑलरेडी असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. मूविंग ऑन टू लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, द फर्स्ट लिमिटेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स. एज वी ऑल नो दैट अकाउंटिंग इज एन इनएग्जैक्ट साइंस. अकाउंटिंग जो एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं नेचुरल साइंस की तरह. एंड wherever ह्यूमन बींग्स आर बीइंग इन्वॉल्व, वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बेसिस पे इन्फ्लुएंस होना जो है वो लाजमी है. यानी कि इन्फ्लुएंस जो है, कोई भी डेटा कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस हो जाती है whenever a human being is being involved there. So in same case, अकाउंटिंग के केस में भी यही होता है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज डेटर्स होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं द पर्सन फ्रॉम हुम वी आर सपोज टू टेक मनी. यानी सपोज मैंने किसी को उधार दिया है तो मेरी बुक्स में वो मेरा डेटर होगा, मुझे उससे पैसे लेने हैं. फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बेड डेब्ट्स का. बेड डेब्ट्स तब होती हैं जब आपको पैसा नहीं मिलता. सपोज जिससे आपने पैसे लेने हैं वो पर्सन आपको पैसे नहीं देता, ठीक है, आपके पैसे डूब जाते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, आपको पैसे नहीं मिलने वाले, आपको पता चल जाता है. लेकिन ये पूरी जो प्रोसेस है ना, इससे पहले क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो अपनी टोटल डेप्थ का, यानी जो भी उन्होंने एज अ डेटर दिया है, उन्होंने लोन या कुछ भी क्रेडिट दिया है, उसके लिए एक प्रोविजन बनाते हैं. यानी कि अगर उनको लगता है ऐसा कि ये पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं, पहले ही रिजर्व एक बना के रख लेते हैं. उस रिजर्व को हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ये एनालाइज कर रहे होते हैं या आप ये एसेस कर रहे होते हैं कि ये पैसा नहीं मिलेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने डिटरमाइन किया है या आपने जो एसेस किया है वो एग्जैक्टली सही हो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक फर्म के जो डेटर्स हैं वो हैं ₹1 लाख के, एंड एक अकाउंटेंट है ए एंड एक अकाउंटेंट है बी. यानी कि मैंने दोनों एज्यूम करें कि दो अलग अलग, दे आर टू डिफरेंट पीपल. अब सपोज ए से कहा जाता है कि आप बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को असेस करो और एक रिजर्व बनाओ. तो ए ने क्या किया, उसने एनालाइज किया और उसके जजमेंट के बेसिस पे उसको ऐसा लगता है कि 30,000 रुपीज़ की बैड डेट होगी. यानी 1 लाख में से 30,000 रुपीज़ हम रिसीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज 30,000 के जो डेटर्स हैं पैसा नहीं देंगे.
एंड जो अकाउंटेंट बी है वो पूरे फैक्टर्स को एनालाइज करता है और उसको ऐसा लगता है कि 1 लाख में से 50,000 के डेटर्स पैसा नहीं देंगे। तो ये यहाँ पे इस सिचुएशन में दे बोथ आर हैविंग देयर डिफरेंट ओपिनियन, बिकॉज हर किसी का जो अपना लेवल ऑफ थिंकिंग होता है दैट इज डिफरेंट, एनालाइज करने का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है या जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट के थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, यानी कि अगर वी आर हैविंग डिफरेंट 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 अकाउंटेंट्स तो हर सिचुएशन में जो रिजल्ट हमें मिल रहा होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो इट इज इम्पॉसिबल, या आप कह सकते हैं इट विल बी हार्ड टू से कि वेदर द अकाउंटिंग रिजल्ट्स आर एग्जैक्ट और नॉट। एंड एज वी ऑल नो दैट अकाउंटिंग इज एन एग्जैक्ट साइंस, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एग्जैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। There are a number of concepts and conventions on the basis of which accounting is being done। यानी कि बहुत सारे concepts and conventions हैं जिनके basis पे accounting जो है वो करी जाती है। And in detail we are going to read in the coming chapters about this topic। तो अब ये conventions और concept जो होते हैं ये influence करते हैं accounting को। So whatever the result is, यानी कि जो भी आपने profit and loss calculate किया है, it cannot be termed as realistic। उसको हम realistic नहीं मान सकते। For example, fixed assets are shown in the balance sheet at their cost and not at their market value। अब फिक्स्ड एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं विच आर बीइंग केप्ट इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं उनको आप रेडिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मशीन, प्लांट, बिल्डिंग। तो ये बैलेंस शीट में हमेशा उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, यानी कि द कॉस्ट एट विच वी हैव प्रोक्योर्ड देम, हम खरीद के लाए थे उस कॉस्ट पे, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू पे। यानी करेंट डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, हम उस बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक कार खरीदी इन द ईयर 2020, मान लेते हैं आज की डेट में हमने एक 6 लाख रुपीज़ की कार परचेज करी, लेकिन 2030 में हो सकता है कि सेम मॉडल सेम कार 10 लाख रुपीज़ की आपको मार्केट में अवेलेबल हो, बट द कार विच यू हैव परचेज्ड एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू वहाँ पे 10 लाख रुपीज़ नहीं होगी, वहाँ पर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी और वो वैल्यू बहुत कम होगी। हो सकता है 50,000, 60,000 या 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रही होती है तो हमेशा अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, और कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते चलते हैं, यानी कि हर बार हम डेप माइनस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमने 6 लाख की कार खरीदी और कल 2021 में वो 7 लाख की हो गई तो हम अपनी बैलेंस शीट में चेंज करके उसको 7 लाख लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें वहाँ पे डेप्रिसिएशन उसका करना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस होते हैं, ऐसे ही कन्वेंशन आता है जिस कन्वेंशन को हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब वो कन्वेंशन ये कहता है कि भाई जो लॉसेस हैं फ्यूचर में होने वाले उनको अकाउंट कर लो, लेकिन जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं उनको इग्नोर कर दो, बिकॉज प्रॉफिट जो है अनसर्टेन है, नहीं हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, तो लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट्स को नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग लॉसेस, एंटिसिपेटेड लॉसेस, तो आपको ऑब्वियस है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिफरेंट शो होगी, यानी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज नॉट रिलायबल। आप उस पर टोटली जो है वो ब्लाइंड फेथ के बेसिस पे नहीं चल सकते। थर्ड लिमिटेशन दैट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इफ वी कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ P&L और बैलेंस शीट, तो P&L और बैलेंस शीट हमें सिर्फ और सिर्फ ये बता देते हैं कि नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बट दैट इज एन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज विदाउट प्रोसेसिंग इट, जब तक आप उसको फर्दर एनालाइज नहीं करोगे, उसके थ्रू और इन्फॉर्मेशन को आप नहीं कैलकुलेट करोगे, तब तक आपको प्रॉपर या ट्रू पिक्चर जो है बिजनेस फर्म की नहीं मिलेगी। यानी कि जब तक उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस या प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस या कुछ भी इस टाइप का जब तक आप नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि वेदर अ फर्म इज इन अ पोजिशन इन विच यू कैन रन इट फर्दर और नॉट। ये सारी इन्फॉर्मेशन तभी आपको मिलेगी जब आप उसको एनालाइज करेंगे। यानी इन शॉर्ट, अकाउंटिंग ओनली प्रोवाइड्स यू विद द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। Next limitation is affected by window dressing. Window dressing means a practice of manipulating data। आप डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। अब जो अकाउंटेंट होता है फर्म का, या जो फर्म होती है, वो अकाउंटिंग डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि वो उसको विंडो ड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फर्म को लॉस में शो कर दूँ ताकि मुझे टैक्स जो है वो ना देना पड़े गवर्नमेंट को,
तो मैंने लॉसेस दिखा दिए, अकॉर्डिंगली चेंज करके कुछ ट्रांजेक्शंस को हटा दिया। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने परचेज करे थे गुड्स, तो मेरा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता, तो मैंने क्या किया, उसको शो ही नहीं करा। तो यानी एक लिमिटेशन ये भी है इसकी, दैट इट कैन ईजिली बी अफेक्टेड, आप उसको चेंज कर सकते हैं डेटा को, तो अगेन इट विल लीड टू फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी जो अकाउंटिंग रिजल्ट आपको मिलेगा वो ट्रू नहीं होगा। देन फिफ्थ लिमिटेशन की अगर बात करी जाए तो इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के बारे में हमने पहले भी वीडियोस में बात करी थी कि अकाउंटिंग जो होती है वो क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर कर देती है। अब ये क्वालिटेटिव डेटा का मतलब ये होता है द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग के वीडियो में, दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं ड्यू टू आवर एम्प्लॉय, हमारे बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, या और भी ऐसे फैक्टर्स जो क्वालिटेटिव इन नेचर हैं, जो कि हम फाइनेंस के मतलब मनी के फॉर्म में क्लासीफाई नहीं कर सकते, उन सारे डेटाज को अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर कर देती है। तो अगेन दिस इज़ अ लिमिटेशन कि आप उन फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं करते जो फाइनेंशियल टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं।